अच्छा, लास्ट टाइम मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया था तुम लोगों को, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए थे, पैरेलल वेक्टर ये सब बता दिया था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसकी हम शुरू शुरू में बात कर रहे थे कि हम बोल रहे थे कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब कही जाएगी जब उसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड, और वो किसको फॉलो कर रही हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग हेड टू टेल एडिशन भी बोलते हैं। हेड टू टेल एडिशन, हेड टू टेल एडिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हो तो एक का हेड और दूसरे का टेल, ये यूज करके चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक का हेड और दूसरे का टेल ऐसा यूज करके चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ये है ए, और दूसरा वेक्टर है से बी, ये दो वेक्टर आ गए अपने पास। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों में से किसी एक को उठा लो पहले, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि चाहे आप ए को उठाओ पहले और चाहे बी को उठाओ पहले, कोई फर्क नहीं पड़ने। पहले एक वेक्टर उठाओ फिर दूसरा वेक्टर उठाओ, और एडिशन कैसे होगा, हेड पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे पहले उठा लिया ए, ये आया ए, और फिर मैंने उठाया बी, तो ये पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, दोनों को ज्वाइन किया तो ये आ गया बी, यहां पे आ गया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले की टेल को सेकंड वाले के हेड से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसा कर लो कि आप पहले उठा लो बी को, पहले उठाया बी वेक्टर, फिर बाद में उठाया ए वेक्टर, और फिर आपने क्या किया, पहले वाले के टेल को दूसरे वाले के हेड से जब हम ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर। आर वेक्टर हमें कैसे मिल रहा है, दिस इज ए प्लस, ठीक है। अब अगर इसकी खास बात यह है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर भी होंगे तो भी आप क्या कर सकते हो, सेम काम, हेड टू टेल एडिशन, सबका हेड टू टेल करते चले जाओ, और फिर फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, for more than two vectors we can use पॉलीगन लॉ, जो कि ट्राइंगल लॉ का जनरलाइज वर्जन है। उसमें क्या होगा, पॉलीगन बनेगा, लेकिन कहानी क्या है, कहानी सेम ही है, हेड टू टेल एडिशन होगा। क्या, हेड टू टेल एडिशन, ठीक है। हेड टू टेल ऐड करते चले जाएंगे और उसके बाद हम, दैट क्लियर। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टेल टू टेल एडिशन, टेल टू टेल एडिशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो अपने पास दो वेक्टर, वही पुराने वाले दो वेक्टर गिवन है, ये गिवन है ए, ये गिवन है बी। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों की टेल को एक साथ ज्वाइन कर लो, दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन कर लो। तो अब आपने क्या किया, ये बनाया ए, ये बनाया बी, दोनों के टेल को ज्वाइन कर लिया है। अब क्या करोगे, ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और इसका जो डायगोनल आएगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन देखो दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप बी वेक्टर को यहां से उठा करके यहां रखो तो ये ट्राइंगल लॉ बन जाएगा, यहां से उठा करके यहां रखोगे तो पॉलीगन लॉ बन जाएगा। मतलब रिजल्टेंट अभी भी सेम ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम अलग अलग हमने कर दिए हैं कि ये टेल टू टेल एडिशन हो गया है, वो दूसरा वाला हो गया है, ठीक है। यहां से क्या होता है कि कई बार फिजिक्स में हम लोग ये भी निकालते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल करके दिखाओ, तो वो उसकी एक अलग कैलकुलेशन चलती है कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मान लो ये ए वेक्टर है, इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये ए वेक्टर था, थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो आप बोलोगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैंने उसको ले लिया सपोज ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको ले लिया मैंने बी। फिर मैं क्या करूंगा, मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा,
फिर मैं क्या करूंगा, ये बनाऊंगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मान लो मेरे पास आ रहा है आर वेक्टर, तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है, तो हम क्या बोलते हैं कि आर का जो रिजल्टेंट आता है, आर स्क्वायर कैसे आता है, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबने पढ़ा होगा वैसे फिजिक्स में, ठीक है। डिराइव करना भी सिंपल होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत आराम से डिराइव होती है। आपको अगर डिराइव भी करना होगा, आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इधर। आपको पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है, ए है, ये वाली लेंथ कितनी है, बी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बी है तो ऑफकोर्स ये भी बी है। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इतनी साइड देखने जाओगे कि ये वाली कितनी है, तो अगर ये बी है और ये थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। और ये वाली लाइन क्या मिलेगी, बी साइन थीटा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐड करोगे तो ये डिराइव हो जाएगा। तो ये बहुत इजीली डिराइव हो जाता है, लेकिन कोई डेरिवेशन पूछने वाला है नहीं, आपसे लोग डायरेक्टली ये पूछेंगे, या फिर इसके केसेस पूछ सकते हैं। क्या क्या केसेस होंगे, केस ये हो सकता है कि इफ केस नंबर 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन में, लाइक वेक्टर्स है। और यहां अगर आप cos 0 रखोगे तो क्या आ रहा होगा, 1, तो सीधा सीधा r का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस बी, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, दूसरा केस कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, 90 डिग्री cos 90 इज व्हाट, 0, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी डायरेक्टली, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो अब डायगोनल तो तुम्हारा किसका बनेगा, रेक्टेंगल का डायगोनल बनेगा ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। cos 180 डिग्री यहां पे क्या होता है, -1, तो ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप r निकालोगे तो r क्या आएगा, वो आएगा a डिफरेंस b, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, a डिफरेंस b, मतलब जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट, यहां तक सबको समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर पे। देखो इसको समझना जरा, पोजीशन वेक्टर, यार ये तो है जो बार बार चेंज कर देते सेटिंग को। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर तुम सब लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट ही होती है तो हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं पोजीशन। ठीक है, पोजीशन किससे डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर से। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरी पोजीशन क्या है, क्या है मेरी पोजीशन, मैं पूछूंगा इसकी पोजीशन क्या है, किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है ना। अगर मैं पूछूंगा इसकी पोजीशन क्या है, तो तुम पूछोगे सर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कुछ और है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कुछ और है। तो रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होता है हमें। तो जब हम लोग यहां पे मैथमेटिकली पढ़ रहे होते हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, ओरिजिन को। किसको मानते हैं, ओरिजिन, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे वो 3 डायमेंशनल हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो देखो चाहे 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल, पहले मैं 2 डायमेंशनल दिखा रहा हूं। ये है एक्स वाई वाला प्लेन, यहां पे कोई पॉइंट है P, सपोज उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये है। अगर मैं बोलूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है,
तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन है? ओरिजिन। ये आपका रेफरेंस पॉइंट आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालो। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि सर ये जो ओरिजिन है इसको पॉइंट पी से ज्वाइन कर दो, तो जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द पोजीशन। x1 y1 अपने पास है तो उससे हमें थोड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि x1 किसकी डायरेक्शन में है? x की डायरेक्शन में है। y1 किसकी डायरेक्शन में है? y की डायरेक्शन में है। x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप होता है। y की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? जे कैप होता है। तो अगर हम देखें तो ये वेक्टर है x1 आई कैप, देखो ये वाला वेक्टर है x1 और ये वाला वेक्टर है y1। हेड टू टेल एडिशन हो रहा है। जब आप ओपी वेक्टर निकालोगे तो ओपी वेक्टर आपको क्या मिलेगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ओपी, तो भाई मॉड ऑफ ओपी का मतलब आप निकालोगे इसकी लेंथ। इसकी लेंथ मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी आप बोलोगे सर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप अपॉन रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस, खत्म। कोई डाउट है यहां तक? अगर यही सेम चीज थ्री डायमेंशनल में होती, थ्री डायमेंशनल में होती तो यहां पे क्या बनता? x y और साथ में आता है z। ओरिजिन यहां पे है, सपोज पॉइंट p यहां पे है। अब कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? x1 y1 z1। बट यूनिट वेक्टर या सॉरी जो पोजीशन वेक्टर है वो तो ऐसे ही बनेगा। अब जब आप ओपी बनाओगे तो ओपी क्या आ रहा होगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, अब थोड़ा ऐसा क्यूबॉइड टाइप का बन गया। मान लो ये ओरिजिन है, हम ये x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस जो निकालोगे वो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड का डायगोनल। और क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो जब आप वो यहां पे यूज करोगे तो आपका मॉड ऑफ ओपी कितना आ रहा होगा? दैट विल बी रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, अगर मैं बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, तो आप क्या बोलोगे? इट विल बी ओपी अपॉन मॉड ओपी। अब ओपी क्या है? x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल करके दो, वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बना करके दो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते? IMU CT में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक वेक्टर दिया था, बोला था इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि IMU CT के ऐसे क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो अलग ही डायरेक्शन में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, फंसे होते हैं पेपर में, कह रहे इस चैप्टर का तो मैं करके ही छोड़ूंगा, जबकि क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे होते हैं, आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, उनको ढूंढ करके पिक करके खत्म करना ये अपना काम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, इतना कर सकते हो ना सभी लोग। इसके बाद एक पॉइंट और बता रहा हूं, फिर नोट करने का टाइम दूंगा। पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स को घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। तो भाई मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है अपने पास, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, बिल्कुल फालतू की चीज है। ये दिया हुआ है b, आप सभी को पता है कि अगर आपको निकालना है a माइनस बी, ध्यान से सुनना, अगर आपको निकालना है a माइनस बी, तो क्या हम इसको a प्लस माइनस बी नहीं लिख सकते? तो हमें करना क्या पड़ेगा? a वेक्टर तो एज इट इज बनाओ और b का माइनस बी बना दो, यहां डायरेक्शन चेंज करके ये बन गया माइनस बी। पहले b ऐसा था, माइनस बी बन गया। अब क्या बोलोगे? फर्स्ट वाले का टेल सेकंड वाले का हेड जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेम पैरेललोग्राम लॉ में कर सकते हैं। वहां पे अगर हमें आर स्क्वायर निकालना होगा तो वो क्या होगा? बस इतना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज दैट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब नोट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से नोट, ठीक है।
फटाफट फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते जा रहे हैं उनको नोट करते जाओ, ताकि अभी हम लोग क्वेश्चंस में उनको यूज कर पाए। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड सीधा सीधा क्वेश्चन ही यही आ गया था। ओ मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे भी मिलेगा ना तो मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था। और बहुत आसान सा था, उसका कुछ मैग्नीट्यूड 7 आ रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा मेरे ख्याल से 6 आई कैप और 3 जे कैप और के कैप ऐसा कुछ करके था। मैं वो देख लेता हूँ कौन सा था। इसमें क्या है, कई बार इस तरीके के ना आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़ेगा, बट जेई के लेवल पे तब भी नहीं पहुंचेगा। कई लोग यही सोच करके डर रहे हैं कि सर इस बार तो लेवल बढ़ेगा, इस बार तो लेवल, लास्ट ईयर भी बढ़ा ही था ना। तो अभी लास्ट ईयर देखो, अगर तुम लास्ट ईयर 24 था ना, 23 और 24 के पेपर में अगर तुम कंपेयर करोगे तो भाई बहुत डिफरेंस था। 22 और 23 आईएमयूसीटी की हिस्ट्री के वर्स्ट पेपर से, जो बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा। और फिजिक्स तो केवल 2 चैप्टर से आगे थे 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आगे थे सारे। लेकिन अगर उससे पहले वाले देखोगे ना, 21 का पेपर देख लो, 19 का पेपर देख लो, 18 का पेपर देख लो, सब डिफिकल्ट थे। उनमें अच्छे क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, उनमें अच्छे क्वेश्चन। तो आप ये सोच करके चलो कि पेपर हमारे लिए डिफिकल्ट ही आएगा। आसान आ गया तो तुम्हारे लिए मजे हैं, और नहीं आया तो डिफिकल्ट की तो तुम तैयारी करके ही जा रहे हो। दूसरी चीज ये है, ये 2 चीजें दिमाग में बिठाओ, एक तो ये बिठा लो, दूसरी ये बिठाओ, मिनिमम 100 क्वेश्चंस राइट, राइट करके आने, मिनिमम 100 क्वेश्चंस राइट और राइट हो जाएंगे। भाई सोच के देखो कि अगर मैथ के 50 क्वेश्चन है, तुम पूरा पेपर गो थ्रू करते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन। अभी मैंने मैथ का पेपर डाला, तुम लोगों में से किसी ने देखा है? यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, देखा हुआ है एनालिसिस और वो सब। अगर आप मैथ का पेपर ध्यान से देखोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूला बेस है। आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्वेश्चन आता है। मैथ के पेपर की बात कर रहा हूं, सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की है। तो तुम ये सोचो 50% अटेम्प्ट करना है। तुम ये सोच के मत जाओ कि मुझे 3 घंटे में 200 करने हैं। मुझे कितने करने हैं? 3 घंटे में 100 करने हैं, करेक्ट, या 120 करने हैं। आप क्या करना है? वो 120 ढूंढने, कहां छुपे हुए हैं वो आसान क्वेश्चन। जब आप ढूंढने बैठोगे 70 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी 20-30 थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, जिनके ऊपर आपको एफर्ट मारना। डोंट वरी अबाउट दैट, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आगे पीछे जाकर के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं दिया तो ऑनलाइन एग्जाम भी करवाऊंगा मैं। आईएमयू में जाने से पहले तुम लोगों का एक आईएमयू जैसा ऑनलाइन एग्जाम भी करवा दूंगा, तो वो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक पेपर अभी पहले दो, एक आध पेपर खराब भी तो करो, तभी तो अच्छे पेपर की वो वैल्यू पता चलेगी। एक आध पेपर खराब करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखो एक्चुअली पता है क्या है, खाने की वैल्यू तब तक पता नहीं चलती जब तक भूख ना लगे। भूख लगने के बाद ही पता चलती है। नोट कर लिया? अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है और मैं जबरदस्ती खिलाए जा रहा हूं, तो तुम पता है क्या बोलोगे? शाही पनीर को भी अरे इसका रंग थोड़ा खराब है, पनीर थोड़ा ज्यादा कर दिया है, थोड़े कम कर दिया। और जब तुम्हें 2 दिन भूखा रखा जाए और फिर पनीर हटा भी दो, सूखी सब्जी नॉर्मल भी मिल जाएगी ना, तुम आराम से दब के खाना खाओ। तो हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है लाइफ में। यार नोट करोगे तो बोलना, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलो, अब जैसे ये, हाँ यही था क्वेश्चन यार, मैं बोल रहा था ना कि क्वेश्चन आया था, ये है वो क्वेश्चन। ये वो आसान पेपर जब आया था ना 22 या 23 में, तब पूछा गया था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 6i + 2j - 3k। निकालो।
7 है। क्या करोगे, रूट ओवर आई जे के का जो भी कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। हमेशा याद रखो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, खत्म। ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपको क्या आ रहा होगा, रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 49। अब यार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या छोड़ना बनता है इसको? बिल्कुल नहीं। ये तो 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाक से खत्म होगा, टाइम भी बचाएगा, दूसरे क्वेश्चन करने का टाइम भी देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। यहां पे लिखा हुआ है एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, सब याद रखना। ठीक है, वहां पे ए बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है ए और बी सी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है बी। देन वी हैव टू फाइंड द वेक्टर्स ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड के टर्म्स में। ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है वो। फिलहाल मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखा देता हूं, थोड़ी हेल्प करूंगा मैं, पूरी हेल्प नहीं करूंगा, बाकी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, डायग्राम ही नहीं है इसमें। पेंटागन के बाद हेक्सागन खा लिया इन लोगों ने। 2D पे 2D है यार, 3D पे कुछ दिखे, चलो मैं ही बना देता हूं। हेक्सागन मतलब 6 साइड है उसकी। हाँ, वेक्टर तेरा रूट में कैसे आ रहा भाई? ये है 6 साइड, 1 2 3। अब इस साइड के पैरेलल ये वाली साइड आएगी, हाँ, इस साइड के पैरेलल ये वाली साइड आएगी, इस साइड के पैरेलल। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी सी डी ई, और उसने क्या बोला, ए बी जो है ये है वेक्टर ए और ये जो बी सी है ये है वेक्टर बी। अब वो पूछ रहा है ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ ये सब क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तुम्हें ट्राइंगल बनाना हो ट्राइंगल बनाओ, जो ज्योमेट्री यूज करनी हो करो और फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। देखो, एसी वेक्टर फाइंड करना ना बहुत आसान काम है। एसी जैसे ही आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। एसी तो आपको सीधा सीधा दिख गया कि हम उसको क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी, और ए बी क्या है वेक्टर ए, बी सी क्या है वेक्टर बी। आ गया ना? आप क्या निकालना है, एडी, एडी ये है एडी। बताओ एडी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डी, पर सी तो तुम्हें पता है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या है, बीसी के पैरेलल है और डबल इन द लेंथ है। एडी कैसा है, एडी अगर आप देखोगे तो एडी लेंथ वाइज ही 2 टाइम्स बीसी है भाई, हेक्सागन है ना। अगर आप यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो तो ये जो साइड है ये इसके पैरेलल भी और डबल भी है। तो अगर आप वेक्टर एडी लिखोगे, देखो यहां थोड़ी मैं ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, तो दैट इज 2 टाइम्स बीसी।
और BC क्या है B, तो 2 टाइम्स B, खत्म। सिर्फ ज्योमेट्री यूज करके ही आ गया है। AD का जो लेंथ है वो BC का डबल है और BC के पैरेलल भी है। इज दैट क्लियर और नॉट? किसी को डाउट आ रहा हो तो अभी भी पूछ लो। देखो हेक्सागन कैसे बनता है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसे ही तो। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है, मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। तो देखा जाए तो ये लेंथ इसकी आधी हुई ना, ये पूरी लेंथ कैसी है, डबल है। या अगर आप इसको बाहर एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल रहा है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड की कैसी होती है, पैरेलल होती है और आधी होती है। कई सारे जो थ्योरम्स है 10th क्लास वाले वो इसमें यूज हो रहे हैं। हाँ CD निकल गया, पर अभी पहले ये समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, AF निकाल लो, AF निकाल लो, AE निकाल लो, सब किसी में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। चलो AE निकालते हैं पहले। देखो AE हमें कैसे मिलेगा, AE को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि AE प्लस ED इक्वल टू AD, AE प्लस ED इक्वल टू AD। यानी अगर हमें AE निकालनी होगी तो AE कैन बी रिटन एज AD माइनस ED। AD हमने निकाला है 2 टाइम्स B, ED क्या है, ED सेम एज AB। ध्यान से देखो पैरेलल भी है, बराबर भी है, और AB क्या था, AB ED पैरेलल भी है, इक्वल भी है लेंथ में, तो दोनों सेम ही वेक्टर हुए। इस AF भी नहीं, AF की डायरेक्शन अलग है, BC की अलग है। AF और CD सेम है, AF किसके पैरेलल है, CD के, तो AF इज सेम है CD। लेकिन CD अभी अपने को पता नहीं है, या तो CD निकाल लो, और नहीं निकालना है AF प्लस FE इक्वल टू AE। बहुत सारे तरीके करने के भाई। देखो यहां पे भी तो ट्राइंगल लगा सकते हो, AF प्लस FE इज व्हाट, ये लगा लो। जो भी नॉन वेक्टर आपको दिख रहे हो हम क्या बोलेंगे, AF प्लस FE इक्वल टू FE है यहाँ पे, सॉरी FE है इक्वल टू व्हाट, AE। AE हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी निकाला था। तो AF हमें क्या मिलेगा, AF कैन बी रिटन एज AE माइनस FE। AE क्या है, 2B माइनस A। FE क्या है, FE इज B बिकॉज FE इज पैरेलल टू BC। तो ये क्या आ जाएगा, B माइनस A। आ रही है बात समझ में? ज्योमेट्री कैसे यूज करी गई है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये ध्यान से देख लो, सबको समझ में आना चाहिए। अगर किसी एक भी जगह पर डाउट होगा तो मुझे रोक करके पूछ लो, मैं थोड़ा और दूसरे पेज पे भी अगर एक्सप्लेन करना होगा तो भी कर दूंगा। लेकिन मैंने इसीलिए आपको बोला था रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है, सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, और ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है। और ये कैसे बना हुआ है, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल को मिलाओ तो एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। ठीक है, करो नोट करो इसको। AD, AD जो है, ये AD जो है BC के पैरेलल है, के पैरेलल है, डायगोनल हुआ ना, और डबल भी है। और जिसको इसमें कंफ्यूजन हो रही हो वो साथ में एक पॉइंट लिख लेना कि डायगोनल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज पैरेलल टू इट्स ऑपोजिट साइड एंड इट्स लेंथ इज डबल ऑफ द साइड। अगर इसका साइड लेंथ A होगा तो इसका 2 हो जाएगा। AD को आप 2 टाइम्स BC लिख सकते हो, 2 टाइम्स FE भी लिख सकते हो। AE और AD बराबर नहीं है। AD एक्चुअल में कैसा डायगोनल है, जो उसको इक्वल हाफ में, कौन सा, AE और BD, हाँ AE और BD सेम होंगे तो भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा।
BC प्लस CD करना पड़ेगा, BC प्लस CD करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन कराया है ताकि आप ट्राइंगल ऑफ एडिशन प्रॉपरली कर पाओ, फ्लुएंटली कर पाओ, इसके लिए करवा दिया। ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो निकालना है और उनके अलावा उनका मैग्नीट्यूड और जो भी पूछ रहा है यूनिट वेक्टर वो सब निकालना है। फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। हो गया सबसे गुड। किसी को यार डाउट हो अभी भी एक बार बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ठीक है, आसान ही क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट है वेक्टर्स, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, एंड इसके साथ में ही देखेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अब ये 2D 3D दोनों में ही चलता है। मान लो मैं 3D ही लेकर के चलूँ, 3D होगा ना तो जनरलाइज फॉर्म होगा XYZ है। ठीक है, अब कोई वेक्टर यहां पे लिखा हुआ है से AB, एक वेक्टर लिखा हुआ है AB, और ये वेक्टर AB हमें किसके फॉर्म में निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो भाई आपको ये पता है कि ये ओरिजिन है, आप इसको ज्वाइन कर लो तो A का पोजीशन वेक्टर आ गया, इसको ज्वाइन कर लो तो B का पोजीशन। और अगर हम ट्राइंगल लॉ देखेंगे तो यहां लग रहा है हेड टू टेल, यही तो आ रहा है ना, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। ध्यान से देखना ट्राइंगल लॉ कैसा लग रहा है, हेड टू टेल एडिशन यहां पे हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां तो हेड टू हेड हो गया, यहां हो रहा है OA प्लस AB इक्वल टू व्हाट? OB। तो OA प्लस AB इक्वल टू क्या आ रहा है? OB। तो यहां से अगर मुझे AB निकालना होगा तो AB क्या आ जाएगा? OB माइनस OA।
हमेशा याद रखो कि कोई भी वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये फॉर्मूला याद रखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर यहां पे मैंने बोला होता कि पॉइंट ए है सपोज x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी है x2 y2 z2, तो आप क्या बोलते हैं कि वेक्टर ओ ए क्या होगा, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और ओ बी क्या होगा x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप। अगर मैं उसके फॉर्म में निकालूं वेक्टर ए बी तो क्या आएगा, ओबी, ओबी मतलब क्या है x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस ओ ए, वो क्या है x1 i कैप y1 j कैप। अब ये i वाले को i से सब्ट्रैक्ट करो, j वाले को j से करो, तो क्या आ रहा होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। तो निकालना होगा तो आप डायरेक्टली वेक्टर यहां से भी निकाल सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, उससे आप आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉड ऑफ ए बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो आई जे के का कोफिशिएंट आया है उसको स्क्वायर करो और ऐड कर दो, आई का कोफिशिएंट ये है, जे का ये है, के का ये है, तो क्या आएगा y2 माइनस y1 प्लस, ये ध्यान से देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, 2 पॉइंट होता था तब ये 2 होते थे, 3 हो गया तो क्या हो गया 3 आ गए। और डिस्टेंस फॉर्मूला होना भी चाहिए क्योंकि हम ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रखना होगा तो आप आराम से रख सकते हो, कोई डाउट नहीं है यहां तक। हाँ जी लिखा, अब ये है P and Q are 2 points. What you have to do, you have to find vector PQ, also its magnitude and its unit vector. तीनों चीजें फाइंड करनी, फटाफट करो। P और Q 2 पॉइंट दिए हुए, तुम्हें PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है, PQ वेक्टर PQ। डन। ओपी और ओक्यू निकालो। ओपी क्या आया I प्लस 2J माइनस 3K, पॉइंट P दिया हुआ है ना, ओपी क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप ओपी निकालोगे पॉइंट P ये दिया हुआ है तो ओपी क्या आएगा, ओपी विल बी x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। OQ क्या आएगा, ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको निकालना है PQ, तो वो क्या आएगा OQ माइनस OP, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना क्या आएगा 2i माइनस 3j, आ गया PQ आ गया। अब निकालना है मॉड PQ, मैग्नीट्यूड निकालना है,
तो आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 9, 25, कितना आ गया 30, 2 2 और 38। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी पी क्यू अपॉन मॉड पी क्यू। पी क्यू दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया है 2i माइनस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज √38। खत्म। इनमें से कोई एक पार्ट पूछेगा आपसे, वो आईएमयू में पूरा नहीं पूछेगा, आईएमयू में सिर्फ एक पार्ट पूछेगा।